पेंसिल का रखा। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर कॉल्ड एज बैंक ऑडिट। तो फटाफट अपनी बुक में बैंक ऑडिट निकाल लीजिए। बैंक ऑडिट, देखो अभी बहुत ही इजी छोटा सा चैप्टर है, मिनिमम 4 मार्क एग्जाम में, मिनिमम 4 मार्क, 1-2 मार्क मान लीजिए एमसीक्यू करेक्ट इंडेक्स में लाकर, 4 से लेके 6 मार्क के वेटेज का चैप्टर है बैंक। तो इंडिया में बच्चों बैंक बहुत प्रकार के होते हैं। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ बैंक्स? राइट इन द चैट। प्राइवेट बैंक हो गए, ठीक है, और पब्लिक बैंक हो गए। एग्जाम्पल दो ना मेरे को, एग्जाम्पल। ये तो टाइप्स बता रहे हो आप। BOI बैंक ऑफ इंडिया, ओके, बैंक ऑफ इंडिया। कोटक महिंद्रा प्राइवेट बैंक हो गया। SBI नेशनलाइज बैंक हो गया। राइट, बहुत बहुत सारे बैंक्स हैं इंडिया में। बैंक के लिए माई बाप कौन होता है? हु इज द माई बाप? RBI। तो कुछ अरेबान आई थिंक 11 या 12 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में। क्या कहते हैं? पहला, सर व्हाट आर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू अ बैंक? कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, मतलब कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल है सर बैंक को एप्लीकेबल? पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो याद करने पड़ेंगे, 9 है, एटलीस्ट 6-7 तो याद करने पड़ेंगे आपको। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 ईयर्स के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959, 55-59 हो गया। कंपनी से याद कर लो 2013, रीजनल रूरल बैंक हो गया 1976, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, IT एक्ट 2000, फॉर्मूला 2002, फॉर्मूला इज 2002, सरफेजी 2002, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इतना याद होगा, ठीक है, तो एटलीस्ट 6 तो याद करके जाना। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, SBI एक्ट 1955, SBI सब्सिडरी एक्ट 1959, कंपनीज एक्ट 2013, RRB 1976, IT एक्ट 2000, फॉर्मूला 2002, सरफेजी 2002, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2001। ईयर भी याद करना पड़ेगा। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर? हमने हमेशा क्या सीखा है? स्टैट ऑडिट रिपोर्ट देते अपन, विच इज एज पर ऐसे 700, 705, 706 की है अपन, राइट। फिर जैसे अपन कारो बनाते हैं नॉर्मल कंपनीज के लिए, बैंक के लिए बनाते हैं अपन लफार, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। क्या बनाते हैं अपन इसको? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, लफार, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। स्टार्ट ऑडिट रिपोर्ट एज पर 700, 705, 706, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट एज पर RBI, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये 3 प्रकार की रिपोर्ट आती है किसमें? बैंक ऑडिट में। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। अगर बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है बेटा, अगर बैंकिंग कंपनी है तो कौन सा एक्ट लगेगा इनको? बोलो, बैंकिंग कंपनी कौन सा एक्ट लगेगा? कंपनीज एक्ट। सो कंपनीज एक्ट में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। तो मेंबर्स एट AGM, कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स एट AGM। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी है, ICICI बैंक लिमिटेड, वो क्योंकि वो बैंकिंग कंपनी, उनको बेनिफिट है कि लिमिटेड मत लेको चलेगा। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, ये सब कंपनीज होती है, इनके ऑर्डर कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स एट AGM। हाँ, RBI का अप्रूवल हमेशा चाहिए, मतलब RBI का सैंक्शन चाहिए होता है हमेशा। नेशनलाइज बैंक SBI कौन अपॉइंट करता है? RBI थ्रू बोर्ड। वहां पर लिखा है बैंक। अब पूरे चैप्टर अगर आप वर्ड बैंक पढ़ते हो, बैंक का मतलब होता है RBI, यहाँ पर RBI थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। SBI का कौन अपॉइंट करेगा? SBI, CAG अलॉन्ग विद CG, CAG अलॉन्ग विद CG। सब्सिडरी ऑफ SBI में कौन अपॉइंट करेगा? SBI इटसेल्फ, SBI खुद अपॉइंट करता है। रीजनल रूरल बैंक में कौन अपॉइंट करेगा सर? RBI अलॉन्ग विद CG अप्रूवल, RBI अलॉन्ग विद CG अप्रूवल। तो ये क्या है बच्चों? अगर बैंकिंग कंपनी है तो मेंबर्स एट AGM, नेशनलाइज बैंक है तो RBI थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, SBI है तो CAG प्लस CG,
सब्सिडरी ऑफ एसबीआई में कौन होगा सर? सब्सिडरी इटसेल्फ। रीजनल रूरल बैंक में कौन करेगा सर? आरबीआई अलॉन्ग विद द सीजी अप्रूवल। ठीक है, नाउ पूरा एमसीक्यू। रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, अगर बैंकिंग कंपनी है कौन डिसाइड करता है? मेंबर्स एट एजीएम। बाकी सबके लिए कौन करेगा? आरबीआई अलॉन्ग विद सीजी अप्रूवल, आरबीआई अलॉन्ग विद सीजी अप्रूवल। ये पूरा आपका करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू है, एग्जाम में दिख सकता है फॉर श्योर। देन लफार लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, क्या उसको अपन लफार लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। जैसे अपन कारो बनाते हैं ना नॉर्मल कंपनीज में, वैसे आप बैंकिंग कंपनी में बनता है लफार। द ऑडिटर्स ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑल मतलब सब, प्राइवेट सेक्टर बैंक सब, फॉरेन बैंक सब, हैव टू फर्निश लफार। सब बैंक के ऑडिटर को क्या बनाना पड़ेगा? लफार, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, मैटर्स क्या कौन बताएगा? आरबीआई। जैसे कारो का मैटर कौन बताता है? एमसीए। सेम वे लफार का मैटर कौन बताएगा बच्चों? आरबीआई। इट हैज टू बी सबमिटेड बिफोर 30 जून एवरी ईयर। जैसे ऑडिट रिपोर्ट अपन बोलते हैं 30 सितंबर से पहले, लफार का डेट होती है 30 जून एवरी ईयर, 30 जून एवरी ईयर। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एग्जीक्यूटिव समरी, देने की जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर ऑडिटर को चाहिए तो दे सकता है। हाउएवर द ऑडिटर may provide the same to bring, however the auditor may provide the same to bring out the key observation from the whole document. समरी मैंडेटरी नहीं है, एमसीक्यू है। समरी मैंडेटरी नहीं है, देना है तो वो दे सकते हैं, देना है तो वो दे सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। द ऑडिटर ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक हैव टू गिव लफार। लफार के मैटर किसने बता रहा है? कौन बताएगा? आरबीआई। कब सबमिट करें? 30 जून एवरी ईयर, बिफोर 30 जून एवरी ईयर। एंड एग्जीक्यूटिव समरी नहीं चाहिए, अगर आरबीआई बोलता है, आई मीन अगर ऑर्डर को देने का है तो वो दे सकता है। 4 मार्क का, 3 मार्क का आंसर लफार का। देन एडवांसेस। बच्चों बैंक के हिसाब से एडवांसेस लायबिलिटी होगा क्या असेट होगा? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक में बोला क्या एडवांसेस है, दिया लिया ऐसा नहीं लिखा, खाली एडवांसेस लिखा है, क्या समझने का? लायबिलिटी या असेट? बैंक के लिए क्या होगा बच्चों? ये असेट, असेट एडवांसेस दिया है ना अपन ने, हमेशा एडवांसेस दिया होता है यहाँ पर। सो 85 पर आने, पेज नंबर 85 पर। दिख रहा है आपको? ये पूरा आंसर ऐसे पढ़ने का। तो जो जो कोड मैंने लिखे हुए हैं वो आप वैसे लिखोगे। सर अभी ये ABCD पूरा आंसर नहीं आएगा एग्जाम में। क्या आ सकता है कि व्हाट डू एडवांसेस कंप्राइज ऑफ, क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है सर, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, तीनों 4 में से कुछ भी आ सकता है। पहला, एडवांसेस में क्या क्या होता है? ABCTP, क्या बोलोगे आप? ABCTP एडवांसेस में क्या होता है? ABCTP। ए से एडवांस बैलेंसेस इन डिपॉजिट अकाउंट्स, बी से बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज, सी कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट डिमांड लोन, टी से टर्म लोन्स, पी से पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग में कंसोर्टियम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वहां कोड लिख दो ABCTP और मार्क करो इसको ABCTP को। 2 मार्क का आंसर। एडवांसेस में क्या क्या आएगा? बैंक ने दे रखा है मतलब ABCTP। ए एडवांस बैलेंसेस डिपॉजिट अकाउंट, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज, कैश क्रेडिट्स ओवरड्राफ्ट डिमांड लोन्स, टी टर्म लोन्स, पी पार्टिसिपेशन इन कंसोर्टियम रिस्क शेयरिंग बेसिस। फिर सर व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट? लीगल रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर। तो एडवांसेस को कैसे दिखाएंगे बच्चों हम लोग? देखो पहला BCT जो ऊपर से आया, BCT लिखते जाओ BCT, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट्स OD लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, टर्म लोन। ये प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये है तो है, कोई रट्टा मारना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। फिर और कैसे दिखा सकते हैं? सिक्योर बाय टेंजिबल, सिक्योर बाय गवर्नमेंट गारंटीज और बैंक गारंटीज, एंड अनसिक्योर। सिक्योर बाय टेंजिबल, सिक्योर बाय गवर्नमेंट एंड अनसिक्योर। और कैसे दिखाने का अपने को? एडवांसेस इन इंडिया, एडवांसेस आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया में क्या करेंगे अपन सर? PBSO, PPBO सर, प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक, अदर्स। किसको दिया है? प्रायोरिटी सेक्टर को दिया, पब्लिक सेक्टर को दिया, बैंक को दिया, अदर्स को दिया। एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर्स, किसी और से लेने का है, किसी और को देने का है। फिर ड्यू फ्रॉम अदर्स में क्या जाएगा? बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, सिंडिकेटेड लोन्स है ना, अदर्स। सिंडिकेट मतलब जॉइंट कंसोर्टियम वाले लोन। तो ये प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, ये है तो है। फिर एडवांसेस को आप कैसे क्लासिफाई करोगे सर? लिखो इसको A सेक्टर वाइज, प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी। जैसे एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर है, इंफ्रा स्टार्टअप प्रायोरिटी सेक्टर आज की डेट में,
आरबीआई बताता है क्या प्रायोरिटी क्या नॉन प्रायोरिटी। सर सिक्योरिटी वाइज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सर प्रूडेंशियल नॉर्म वाइज स्टैंडर्ड है कि वो एनपीए है, स्टैंडर्ड है कि वो एनपीए। अच्छा नीचे ये लिख लीजिए खुद के रेफरेंस के लिए। सब स्टैंडर्ड होता है लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, डाउटफुल होता है मोर देन 12 मंथ्स, लॉस होता है, डूब गया पूरा, 3 साल खत्म हो गया तो 3 साल। लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स, लॉस असेट। और क्या कैटेगरी आगे? एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है देखो, स्टैंडर्ड लोन को अपन कैसे दिखाते हैं, स्टैंडर्ड रेगुलर और एसएमए, एसएमए 0 1 2। तो उसमें क्या होता है देखो, अगर आपको पता होगा एनपीए में हम लोग बोलते हैं कि 90 दिन से ज़्यादा डिफॉल्ट है, 90 दिन बीत गया है तो अकाउंट क्या बन जाता है एनपीए। पर बैंक वाले क्या बोलते हैं, अगर मेरा एक भी दिन का डिफॉल्ट हो ना, एक भी दिन का डिफॉल्ट, तो उसको मैं बुक कर दूंगा एसएमए 0, अकाउंट शोइंग स्ट्रेस सिग्नल, 2 दिन का डिफॉल्ट हो गया, 4 दिन का इंटरेस्ट नहीं दिया आपने, 10 दिन हो गया नहीं दिया है। अच्छा 31 to 60 हुआ तो एसएमए 1, एसएमए 2 क्या होगा 61 to 90, मोर देन 90 क्या हो जाता है फिर वो एनपीए बन जाता है, एनपीए बन जाता है। ठीक है, तो ये लिख लो जरा, एसएमए 0 1 2, 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90, 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90। एनपीए लोन्स में इफ इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज, तो यहां पे लिखिए आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज। ये सब तुम्हारे समझने के लिए है, ये सब मतलब मॉडल में दे रखा है, पर आंसर में जो डायग्राम बना के वही लिखोगे आप। देन सर एनपी लोन में क्या होता है, अगर मेरा अकाउंट एनपी रहा है फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स तो इट इज सब स्टैंडर्ड एसेट। अच्छा 12 महीना बीत गया, मोर देन 12 मंथ्स हो गया तो क्या बन जाएगा वो डाउटफुल, डाउटफुल में 3 होते हैं, D1 D2 D3, ये किया होगा ना हमने, 0 to 1, 1 to 2, 1 to 3, मोर देन 3 ईयर्स। एंड अगर मोर देन 3 हो गया तो क्या बन जाएगा अपना वो लॉस असेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों वो लॉस असेट, मोर देन 3 ईयर्स हुआ तो ये सब आपने पढ़ रखा ऑलरेडी। ठीक है, चलो सो व्हाट यू विल डू, यू विल रीड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, फिर अपन क्या 1 1 लाइनर्स अपने वो है वो करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में काम आ सकते हैं। रीड 1 2 3 4 5, आई स्क्रोल, पांचवा आपको मॉड्यूल्स अपनी बुक से पढ़ना है। ठीक है, रीड।
अभी तक 5 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? एमसीक्यू भी साइमल्टेनियसली हो रहा है आपका। अभी तो कोई 5 में डाउट किसी को? या इट्स अ टाइप ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, यस। अब देखो आंसर नंबर 6। अब नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या कहता है बच्चों? नेचर ऑफ सिक्योरिटी सो क्या है? दो होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है कोलैटरल। अपन लेमैन की भाषा में कोलैटरल को क्या बोलते हैं कि अपन ने सर कोलैटरल दिया मतलब सिक्योरिटी दिया, पर बैंक ऑडिट में आप क्या बोलोगे? प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब जो मेन सिक्योरिटी होती है आपकी। सो इट इज द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर, जो लोन ले रहा है किसको? बैंक को, फॉर ऑब्टेनिंग लोन और अगेंस्ट विच द क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। प्राइमरी का दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल सिक्योरिटी ऑल्सो। सर वो कैसे कैसे हो सकती है? सर वो टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है। सो बैंक वालों को मैंने घर दिया, बैंक वालों को मैंने मेरी गाड़ी गिरवी रखी, मैंने गोल्ड लोन के लिए गोल्ड गिरवी रखा, तो ये क्या है? मेरा वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। बैंक वाला बोलता है सर हमको है ना डायरेक्टर का गारंटी भी चाहिए, डायरेक्टर का गारंटी भी चाहिए, तो उससे मुझे एक और एक्स्ट्रा चीज़ मांगी। जब वो एक्स्ट्रा चीज़ मांगी क्या हो जाएगी? वो एडिशनल सिक्योरिटी। अच्छा, वो एडिशनल सिक्योरिटी को अपन बैंक की भाषा में क्या बोलेंगे? अपन कोलैटरल। क्या बोलेंगे उसको? अपन कोलैटरल। बैंक की भाषा में क्या बोलेंगे उसको? अपन कोलैटरल। सो एक हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी और एक हो गया आपका कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? सर प्रिंसिपल सिक्योरिटी। देन सिक्योरिटी किस प्रकार की हो सकती है? सर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर हो सकता है, गुड्स दे दो, स्टॉक दे दो, डेटा दे दो, ट्रेड रिसीवेबल दे दो। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बिल्स पेएबल आल्सो। ठीक है, आप क्या दे सकते हो सर? आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड बुलियन। एक सेकेंड ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांटेशंस, थर्ड पार्टी कंट्रीज, ये सब आप देख सकते हो। तो इस पूरे आंसर में टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी आ सकता है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आ सकता है, दो नेचर ऑफ सिक्योरिटी होती है, एक होती है प्राइमरी मतलब प्रिंसिपल और एक होती है कोलैटरल। 2 मार्क का 3 मार्क का छोटा सा आंसर। फिर 7 मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, रेफर पेज 86 पॉइंट नंबर 7। ठीक है, तो ये है ना पूरा और डिस्क्रिप्टिव में वहां दिया हुआ है बुक में, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। सर मॉर्गेज, आपने वर्ड सुना होगा मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन। मॉर्गेज किस पर होता है बच्चों? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। मॉर्गेज किस पे होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। सर 2 प्रकार के मॉर्गेज होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज, एक होता है इक्विटेबल मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या होता है? अपन रजिस्टर करवाते हैं किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। सर बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय द मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी। मॉर्गेजर टू द, मैं मेरी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, आई एम कॉल्ड एज अ मॉर्गेजर, जिसको दिया मॉर्गेजी, जिसको दिया मॉर्गेजी, तो हम लोग रजिस्टर करवाते हैं। अच्छा, इक्विटेबल मॉर्गेज में तुम लोग रजिस्टर नहीं करवाते, खाली क्या होता है घर के जो पेपर्स है वो सामने बैंक को दे देते हैं। बाय डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स, टाइटल मतलब घर के पेपर्स, ओनरशिप एग्रीमेंट्स, बाय द मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी, बाय द मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी। तो रजिस्टर मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है सर, प्लेज किसका होता है? प्लेज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। प्लेज किसका होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी का। सर हाइपोथिकेशन किसका होता है? हाइपोथिकेशन भी मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। प्लेज में क्या होता है? जो पोजेशन है ना प्रॉपर्टी का, वो सामने वाले के पास आता है। जैसे अभी हमने लिया गोल्ड लोन, तो गोल्ड जाके अपन बैंक में रखेंगे ना, तो वो क्या किया अपन ने? गोल्ड को प्लेज किया। हाइपोथिकेशन जैसे स्टॉक पर होता है, स्टॉक हमारे पास ही होता है, पोजेशन अपने पास ही रहता है, हम लोग उसको बेच के लोन रीपे करते रहते हैं। हाइपोथिकेशन मूवेबल गुड्स का, प्लेज भी मूवेबल गुड्स का। ठीक है, देन असाइनमेंट। अभी फॉर एग्जांपल आपने ये कॉन्ट्रैक्ट में सीखा होगा, लॉ में सीखा होगा, अपने फाउंडेशन में या इंटर में सीखा होगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट असाइनमेंट। अभी से फॉर एग्जांपल मैं मालिक हूँ, मैंने कुछ गुड्स बेचा, तो मेरा हक है पैसा रिकवर करने का, पर मैं बिजी चल रहा था, तो मैंने मेरा जो हक है वो जितेश को दे दिया। अब जितेश अगर बायर के पास जाता है कि सर आप ए बी सर पेमेंट मांग रहे हैं, तो पहचानेगा नहीं उसको, बराबर। कैसे पहचानेगा? मैं एक रिश्ता बनाऊंगा, एक अग्रीमेंट बनाऊंगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? असाइनमेंट डीड। मैं मेरा जो हक है, मेरा जो राइट है, वो मैंने असाइन कर दिया। हु एम आई? असाइनर। मैं मेरा हक दे रहा हूं पैसा कलेक्ट करने का, आई एम दी असाइनर। वो कौन है? असाइनी। सो ट्रांसफर ऑफ अ फ्यूचर डेट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ अ डेट, ट्रांसफर ऑफ अ फ्यूचर डेट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द असाइनर टू द असाइनी, बाय द असाइनर टू द असाइन इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। सर सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब है एडजस्ट करना। अपने मार्क्स के सेट ऑफ होते हैं, राइट?
सेम वे यहाँ पर बैंक वाले भी एडजस्ट कर लेते हैं. सो राइट ऑफ अ क्रेडिटर टू एडजस्ट अ डेबिट बैलेंस इन द डेटर्स अकाउंट अगेंस्ट अ क्रेडिट बैलेंस इन अनदर अकाउंट ऑफ द डेटर. अब अज्यूम करो एक से पैसा लेने का था और एक में पैसा देने का था, तो अपन नेट ऑफ कर देंगे, राइट, नेट करेंगे, उसको बोलते हैं अपन सेट ऑफ. तो सर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं अपन, ये सब अपने को डेफिनेशन एमसीक्यू में आ सकती है, डिस्क्रिप्टिव नहीं आ सकता. या अगर इंस्टीट्यूट ने पूछा 4 मार्क का आंसर एक एक लाइन में बताओ, सेट ऑफ एक्सप्लेन कर दे, असाइनमेंट एक्सप्लेन कर दे, हाइपोथेसिस एक्सप्लेन कर दो. सो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा पेज 86 पॉइंट नंबर 7 में. यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ मैंने लिखे हुए फटाफट क्विक रिकॉल करने के लिए. देन ऑल ब्रांचेस ऑफ अ बैंक आर ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी. सुना अभी, HDFC से जितेश ने अज्यूम करो 4 लाख रुपए का कार लोन ले रखा है. HDFC की मुंबई में अंधेरी ब्रांच, 4 लाख रुपए का कार लोन, और उसका बैंड्रा में सेविंग्स अकाउंट है. HDFC बैंक है, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट है, उसमें बैलेंस है 1.5 लाख रुपीस. अब जितेश पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि तो बिजी चल रहा है, अभी तो एग्जाम है, तो ऐसा एग्जाम के बाद में पैसा दूंगा, अभी बस बिल्कुल टाइम नहीं है. ध्यान से सुना बच्चों. अभी क्या HDFC बैंक वाले 4 लाख के सामने मतलब 1.5 लाख रुपए एडजस्ट कर सकते 4 लाख के सामने? बोलो यस और नो. यस 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 यस, वही तो लिखा है देखो. राइट ऑफ अ क्रेडिटर मतलब HDFC बैंक का कौन सा ब्रांच है, अंधेरी ब्रांच, पैसा दिया टू एडजस्ट द डेबिट बैलेंस इन द डेटर्स अकाउंट. कब, HDFC बैंक का बैंड्रा वाला अकाउंट अगेंस्ट द क्रेडिट बैलेंस इन अनदर अकाउंट ऑफ द डेटर. ऑल द ब्रांचेस ऑफ अ बैंक आर ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी. तो HDFC का तो है ना. अब अज्यूम करो उसका सेविंग्स अकाउंट PNB में, PNB के बैंड्रा के अकाउंट में, PNB के, क्या HDFC बैंक वो एडजस्ट कर सकता है? नहीं सर, वो एडजस्ट नहीं, बैंक अलग हो जाएगा सर, बैंक अलग हो जाएगा यहाँ पर, समझो. नेक्स्ट, लायन. लायन करना मतलब कब्जा करना, हक जमाना उस पर. सो लीन क्या होता है सर, क्रिएशन ऑफ अ चार्ज with the consent of the owner which gives a lender a right to seize and dispose of the asset under lien. seize करके वो dispose of कर सकते हैं, कब्जा करके उसको बेच सकते हैं. dispose of करना मतलब बेच सकते हैं वो लोग, ठीक है. now NPA, सर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, क्या बन जाएगा वो NPA. सर बिल्स ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज फॉर बिल्स परचेज डिस्काउंटेड, क्या हो जाएगा वो भी NPA. सर अकाउंट क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर है, क्या है बच्चों, अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है फॉर डिमांड ड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, फॉर DD और कैश क्रेडिट, आउट ऑफ ऑर्डर. आउट ऑफ ऑर्डर कहता है वो नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है. एक मिनट रुको, ये देखो डेफिनेशन में काम आएगा. आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 3 चीजें. इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर. पता है वो ODCC लेते अपन, तो ODCC में क्या होता है, आपको पैसा नहीं मिलता, आपको लिमिट मिलती है बच्चों, पैसा नहीं मिलता, अपने को लिमिट मिलती है यूज करने के लिए. तो 50 लाख रुपए की मेरी सैंक्शन लिमिट थी और 40 लाख रुपए मेरा DP था, ड्राइंग पावर. अब ड्राइंग पावर कैसे होता है, वो एडजस्ट होता है हर क्वार्टर में डिपेंडिंग अपॉन योर स्टॉक एंड डेटर्स, ठीक है. सैंक्शन लिमिट इज द हाईएस्ट लिमिट और ड्राइंग पावर आपके हर क्वार्टर में चेंज होगी, पर कभी वो 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी, ठीक है. अब क्या है, मैंने पूरा का पूरा 40 यूज कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब बैंक वाला क्या चाहता है कि सर आप इसमें क्रेडिट तो लाओ, आपने यूज तो कर लिया, अपने माल बनाने के लिए, पेमेंट करने के लिए पैसा यूज कर लिया, पर सर आप बेच के पैसा तो लाओ, देयर हैज टू बी क्रेडिट. क्या बोलोगे बच्चों, देयर हैज टू बी क्रेडिट. पर यहां पर सारा क्रेडिट ही नहीं आ रहा है.
सो द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूस इन एक्सेल। मतलब अज्यूम करो मैंने 41 यूज कर लिया, 1 लाख एक्स्ट्रा यूज कर लिया, बैंक को इंटीमेट किया, क्रेडिट ही नहीं आ रहा है, क्रेडिट ही नहीं आ रहा है सर। 41 यूज कर लिया आपने, क्या हो जाएगा वो? आउट ऑफ ऑर्डर। और कैसे हो सकता है सर? इन केस वेयर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर, बट देयर आर नो क्रेडिट फॉर 90 डेज। अज्यूम करो मैं 35 लाख से यूज किया है, 50 लाख सैंक्शन लिमिट थी, 40 लाख ड्रॉइंग पावर थी, खाली 35 लाख से यूज किया है मैंने। सो इट इज विद इन द सैंक्शन लिमिट, इट इज विद इन द ड्रॉइंग पावर लिमिट। पूरा यूज कर लिया, 10 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, 100 दिन हो गया, 90 दिन के ऊपर भी गया, कोई क्रेडिट ही नहीं आ रहा है, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। अच्छा, फिर credits are there but it is not enough to cover the interest debited during the same period, those accounts should be treated out of order। अब आज 35 लाख यूज किया, 35 लाख यूज किया, इसमें 1.5 लाख रुपया आया क्रेडिट। अभी बी वाले में क्या बोलता है, अगर 90 दिन में क्रेडिट नहीं आता है तो हम उसको आउट ऑफ मान लेंगे। अब इसमें क्रेडिट तो आ गया तो बी में फॉल नहीं कर रहे आप, राइट। बट क्या है, जो इंटरेस्ट जो चार्ज कर रखा है लोगों ने 35 लाख का, वो 2 लाख रुपया है। सर क्रेडिट तो आया पर वो इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, क्रेडिट तो आया पर वो इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मान लेंगे हम इसको? आउट ऑफ ऑर्डर मान लेंगे। अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो क्या ट्रीट कर सकते हो इसको? एनपीए ट्रीट कर सकते हो। आउट ऑफ ऑर्डर के 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है सर? बैलेंस क्या अपन ने यूज कर रखा है, सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से ज्यादा अपन ने पैसा यूज कर रखा है, तो क्या है वो? आउट ऑफ ऑर्डर। अच्छा, विद इन द लिमिट है ड्रॉइंग पावर के, विद इन द लिमिट है सैंक्शन के, बट क्या है 90 दिन से कोई क्रेडिट नहीं आया। सर क्रेडिट आ गया पर वो इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पा रहे, तो क्या मान लेंगे इसको? आउट ऑफ ऑर्डर। तो अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ ऑर्डर में डिसीजन आपको, आउट ऑफ ऑर्डर में 3 सिचुएशन, ए बी सी, तीनों में से कहीं भी अट्रैक्ट होकर आप आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। अगर आपका आउट ऑफ ऑर्डर है तो बैंक क्या ट्रीट कर लेगा उसको? एनपीए ट्रीट कर लेगा। ये एग्जांपल एक बार रीड कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा। रीड द एग्जांपल। डन है? ठीक है, देन सर ओवरड्यू का मतलब क्या होता है? ओवरड्यू का मतलब एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक इफ नॉट पेड ऑन ड्यू डेट फिक्स बाय द बैंक इज कॉल्ड एज ओवरड्यू। मतलब हम लोग एनपे की बात नहीं कर रहे, ओवरड्यू की बात करें। एक भी दिन का डिफॉल्ट हो ना, लाइक आपकी आज ड्यू डेट थी 5 तारीख के, आपने 6 को पे किया है, तो 6 को भी तो आउटस्टैंडिंग था, तो वो अमाउंट क्या है? वो ओवरड्यू है। अब वही जो अमाउंट है 90 दिन तक ओवरड्यू हो जाती है, तो क्या बन जाता है? एनपीए। एक भी दिन का अगर डिफॉल्ट हुआ, क्या है वो अमाउंट? ओवरड्यू। तो बैंक उसको क्या ट्रीट करता है? ओवरड्यू ट्रीट करता है। सर क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीएस कैसे करेंगे अपन? अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी और नेटवर्थ शुड नॉट बी कंसिडर फॉर ट्रीटिंग एन अकाउंट एज एनपीए। भाई साहब आपने 90 दिन हो गया, आपने पैसा नहीं दिया, भले मेरे पास कोलैटरल है, भले आप मुकेश अंबानी हो, भले आपके पैसा है, पर बैंक तो अपने बुक्स में ट्रीट करेगा एनपीए, क्योंकि एनपीए का बहुत सिंपल नॉर्म है। क्या नॉर्म है? 90 दिन का डिफॉल्ट, 90 दिन से अगर पे नहीं किया है, भले सामने मेरे पास कोलैटरल, आई विल ट्रीट इट एज एनपीए। ठीक है। देन असेट क्लासिफिकेशन इज बोरोअर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। मैंने होम लोन ले रखा था, पर्सनल लोन ले रखा था, कार लोन ले रखा था, ठीक है। मैंने पर्सनल लोन में डिफॉल्ट कर दिया है, कार और होम लोन टाइम पे कर रहा हूं, पर्सनल लोन में डिफॉल्ट कर दिया है। क्या बैंक मेरे को एनपीए ट्रीट कर सकता है? पर्सनल लोन को एनपीए ट्रीट करेगा कि एबी को ट्रीट करेगा? पूरा किसको ट्रीट करेगा? एनपीए। एबी को एनपीए ट्रीट करेगा, करेक्ट।
इट इज नॉट एज पर फैसिलिटी वाइज। अगर आपका एक भी अकाउंट एनपीए हो गया तो आप एनपीए हो गए, बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज, ठीक है। फिर अकाउंट रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट डेट, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर आप एनपीए ट्रीट हो गए थे क्योंकि मोर देन 90 डेज था, बट 31 मार्च से पहले अपने 28 साल को पूरा पैसा दे दिया अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट चार्जेस वार्जेस। सो एज ऑन 31 मार्च क्या हम आपको एनपीए मानेंगे? बोलो, क्या एज ऑन 31 मार्च हम आपको एनपीए मानेंगे? नहीं सर, नहीं। देखो, इफ एन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए एंड later on all the amount is received before the balance sheet date, it will not be treated as NPA। all मतलब सब आ गया। सब मतलब सर जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट, चार्जेस, पेनल्टी सब आ गया, तो क्या मान लेंगे हम उसको? रेगुलाइज कर देंगे। इट इंडिकेट्स इनहेरेंट वीकनेस ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा अवेलेबल, द अकाउंट शुड बी डीम्ड एज एनपीए। इफ इनहेरेंट वीकनेस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल, अगर दिख रहा है कि भैया वहां पर वीकनेस है अकाउंट में, तो क्या कर दोगे आप? उसको एनपीए ट्रीट कर लोगे। फिर ई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, एडवांसेस गारंटेड बाय गवर्नमेंट। मैंने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, हमारी कंपनी ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया। अब ये जो लोन लिया है हमने, बैंक वाला बोलते सर आपको गवर्नमेंट से गारंटी लानी पड़ेगी। तो मैं गया मोदी जी का, मैंने मोदी जी, ए मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी गारंटी दिलवाओ ना। तो मोदी जी ने गारंटी दिया, मतलब भारत सरकार ने गारंटी दिया है कि अरे एबी लिमिटेड को लोन दे दीजिए आप। तो मोदी जी ने, मतलब भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। सो इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस। किसने गारंटी दी मेरे बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब दो बातें होती है बच्चों, एक होता है इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स और एक होता है असेट क्लासिफिकेशन। इनकम रिकॉग्निशन के लिए अगर 90 दिन हो गए, एबी लिमिटेड ने पैसा नहीं दिया, बच्चों एबी लिमिटेड ने पैसा नहीं दिया, 90 दिन बीत गए, तो आइडियली अकाउंट क्या बन जाना चाहिए आपका? एनपीए। तो फॉर इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स आप उसको एनपीए ट्रीट कर लोगे, ठीक है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस है, स्टेट गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गारंटी दी हमारे भी यहाँ पे, वो भी एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस एनपीए मान लेगा कि एबी लिमिटेड एनपीए। इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, इवन दो स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, स्टिल हम क्या मान लेंगे? उसको एनपीए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एनपीए, फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। बट फॉर असेट क्लासिफिकेशन, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, आप क्या मान लोगे? उसको एनपीए। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया, एबी लिमिटेड ने पैसा नहीं दिया, सो इनकम के प्रति तो एनपीए मानना है, पर एसेट क्लासिफिकेशन के प्रति हम उसको क्या मानेंगे? स्टैंडर्ड एसेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको? स्टैंडर्ड एसेट। क्या मान लेंगे उसको अपन? स्टैंडर्ड एसेट। क्या मान लेंगे उसको हम लोग? स्टैंडर्ड एसेट। क्यों? सी असेट, इनकम, इंटरेस्ट इनकम या कोई बात नहीं, आ जाएगा, रेवेन्यू नेचर का है, पर असेट तो क्या हम लोग क्या कह रहे हैं? साला एबी लिमिटेड ने लोन नहीं दिया, मतलब रिपे नहीं किया, मतलब गारंटी कौन दिया था? सरकार, भारत सरकार। साला भारत सरकार भी चोर है, ऐसा बोला जाएगा ना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी एडवांस है, स्टिल इट विल बी, एबी लिमिटेड विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड एसेट। क्योंकि कल को अगर एबी ने पैसा नहीं दिया, डोंट वरी, नॉट, डोंट वरी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, डोंट वरी। गुड मोदी जी, मोदी जी आपने कहा था एबी लिमिटेड पैसा देगा, अलावा आप दो, भारत सरकार पैसा देगी। बट अगर मोदी जी ने पैसा हाथ खड़ा कर दिया, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नहीं है पैसा, नहीं है, बैंक गया मोदी जी के पास, मोदी जी आप कही थे ना पैसा दिलवाओगे, दो पैसा, देन यू विल ट्रीटेड एज एनपीए, देन एबी लिमिट का अकाउंट वुड बी ट्रीटेड एज एनपीए। देखो, हाउएवर इफ द गारंटी इज रिवोक्ड, गारंटी कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी इज रिवोक्ड और रेप्यूटेड मतलब कैंसिल, then it will be treated as NPA, then it will be treated as NPA। देखो बच्चों, जनरली एनपीए नहीं होता है। कौन सा वाला पार्ट? खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटीड एडवांसेस, एंड दैट टू ओनली फॉर असेट क्लासिफिकेशन। इनकम का तो सबको एनपीए मानने का, नॉर्मल आदमी ने दिया, लोन लिया होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी दी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी होगी, आप क्या मान लोगे उसको? सर आप वो एनपीए। बट फॉर असेट क्लासिफिकेशन पर्पस, असेट क्लासिफिकेशन पर्पस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो भैया हम उसको क्या मानेंगे? स्टैंडर्ड असेट। पर अगर सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया, सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया, तो फिर तो उसको आप एनपीए मान लोगे। क्लियर है इतना चीज? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एमसीक्यू में भी आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट और डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ड्राइंग पावर तक करते हैं, बाद में फिर अपन ब्रेक के बाद करेंगे। फिर आई थिंक 13 तक क्वेश्चन है इसमें, नो 15 तक है, 15 तक। नेक्स्ट देखो अभी, अरे बाबू, कॉन्सोर्टियम एडवांसेस। कॉन्सोर्टियम मतलब ग्रुप, ग्रुप। जैसे अभी मेरे को 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, 5,000 करोड़ रुपया, तो मैं गया एचडीएफसी के पास। एचडीएफसी क्या बोलता है, ये भी सर हम आपको 5,000 करोड़ रुपए नहीं दे पाएंगे। तो मैंने ठीक है, मैं किसी और के पास जाता है, तो वो बोलते नहीं नहीं आप किसी और के पास, मतलब मेरे भाई लोग हैं, मैं लाता आपके लिए लोन। सो एचडीएफसी ने क्या किया, मेरे को 2,000 करोड़ का लोन दिया। I'll write here. एसबीआई ने मुझे 1,000 करोड़ रुपए का दिया, पीएनबी ने मुझे सर 1,500 करोड़ का दिया, एंड अज्यूम करो एक्सिस ने मुझे 500 करोड़ रुपए का लोन दिया। ठीक है, 500 करोड़ रुपया हो गया। इसमें से एचडीएफसी सब कुछ इकट्ठा किया, तो एचडीएफसी को बोला जाएगा बच्चों लीड बैंक या फिर लीडर, लीड बैंक। एबी लिमिटेड के पास 5,000 करोड़ रुपया आया, बट अलग अलग बैंक से तो अग्रीमेंट में लिखा होगा, पर पैसा एचडीएफसी से आया मेरे को, राइट? तो मैं ईएमआई प्रपोर्शन सबको भरूंगा कि एचडीएफसी को भरूंगा? मैं ईएमआई प्रपोर्शन सबको भरूंगा कि खाली एचडीएफसी को भरूंगा? सर मेरे को पैसा कौन दिया? एचडीएफसी, तो आई विल पे ईएमआई टू किसको? एचडीएफसी को। मेरा रिश्ता सब कुछ किसके साथ है? एचडीएफसी। तो मेरा काम होता है लीडर के, तो मैं पागल हो जाएगा साला, 4 बैंक में जाओ चेक डिपॉजिट करो, एचडीएफसी से करेंगे अपन। अब ध्यान सुना, मैंने एचडीएफसी का पैसा दिया, एसबीआई का, पीएनबी का, मतलब सबका ईएमआई का जो अमाउंट था वो दे दिया, एक्सिस का पैसा नहीं दिया। तो कौन सा बैंक अपनी बुक में 90 दिन बीत गया एनपीए ट्रीट करेगा? एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस और चारों। बाकी सबका ईएमआई का जो कंपोनेंट था वो मैंने पे कर दिया है, खाली एक्सिस का पे नहीं किया है। मेरे को एनपीए कौन ट्रीट करेगा? कौन ट्रीट करेगा एनपीए? एक्सिस, जिसका पैसा नहीं दिया ना आपने सर। अरे सब अपना अपना देखेंगे, एक्सिस, एक्सिस। ठीक है, एक और एग्जांपल, मैंने सबका पैसा दिया किसको? एचडीएफसी को, क्योंकि मेरे तो रिश्ता उसके पास है। एचडीएफसी ने क्या किया? एचडीएफसी ने एक्सिस को उसका शेयर नहीं दिया है। एचडीएफसी ने एक्सिस को शेयर नहीं दिया है। माय क्वेश्चन इज, कैन एक्सिस ट्रीट एबी लिमिटेड का अकाउंट एज एनपीए? पेज 88, मैंने आंसर नहीं दिया अभी तक। पेज 88 पे एच वाला पॉइंट, एच वाला पॉइंट, रीड एन आंसर, रीड एन आंसर। बोलो एनपीए मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एनपीए मानेंगे। देखो, तो एबी लिमिट का अकाउंट नहीं मानेंगे, एचडीएफसी बैंक से जो रिकवरी है उसको एनपीए मान लेंगे, बट इट इज थ्रू एबी लिमिटेड ना, तो वो चेक किया जाएगा कि एबी लिमिटेड ने शेयर दिया है कि नहीं। अगर एबी लिमिटेड ने शेयर दिया तो एबी एनपी नहीं बनेगा, एचडीएफसी बैंक को एक्सेस अपनी बुक्स में क्या मान लेगा? एनपीए मान लेगा। देखो लिखा है वहां पर, when remittances by the borrower मतलब AB Limited under consortium lending are pooled with one bank, HDFC Bank, and where the bank receiving remittance मतलब HDFC is not parting with the share of other member bank मतलब access को नहीं दिया, the account should be treated as not service in the books of other member bank and therefore as NPA। तो एक्सेस अपनी बुक में क्या ट्रीट कर लेगा? एनपीए। समझा आपको? एनपीए मान लेंगे अपन। क्लियर डाउट?
ए बी ने पैसा नहीं दिया एचडीएफसी में, अरे मेरे को पैसा नहीं मिला ना यार, तो मैं तो एन पे मानेगा ना उसको, एन पे ट्रीट कर लेंगे अपन उसको। देन ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ड्राइंग पावर कहाँ कैलकुलेट होता है, जब अपने को ओडीसीसी होता है, एक होता है सैंक्शन लिमिट, एक होता है ड्राइंग पावर। सो सैंक्शन लिमिट तो क्या होता है, कंपनी के पूरा अकाउंट्स देख के उसको सैंक्शन लिमिट दे देते हैं। ड्राइंग पावर कैसे होती है, हर महीने के हर क्वार्टर के डेटर्स और स्टॉक पर होती है, डेटर्स और स्टॉक पर। द लीड बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द डीपी एंड एलोकेट द सेम टू द मेंबर बैंक। लिमिट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द बोरोवर। अब स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग डीपी, ठीक है। अब मॉड्यूल में बच्चों, मॉड्यूल में इसका एक इलस्ट्रेशन देकर मैं आपको वहां से पढ़ा रहा हूँ, फिर इसका एक ही क्वेश्चन आया है, मई 22 में आया है, वो अपन करेंगे, मई 22 में आया है, ठीक है। देखो कैसा होता है। पहला आपको क्या लेने का सर, आपको पहले लेने का स्टॉक। ये सब पढ़े थे कभी आप लोग, पढ़े थे सब ड्राइंग पावर कैलकुलेशन? क्या पढ़ के जाते हो तुम लोग फिर रे? क्या पढ़ के जाते हो? कोई अमेंडमेंट नहीं करा रहा तुम, पुराना ही चीज है सब। देखो तो पहला फिगर होता है स्टॉक का, माइनस अनपेड स्टॉक, पैसे नहीं आए हुए, उसमें क्या माइनस करना अपने को, सिक्योर क्रेडिटर्स एंड एक्सेप्टेंसेस एंड एलसी, ये है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, ये माइनस कर दीजिए, बैलेंस ऑफ स्टॉक मिल जाएगा। फिर एक मार्जिन का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं, वो माइनस कर दीजिए। तो ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है, ये स्टॉक का फिगर आ गया सर। फिर आप डेटर्स को लीजिए, डेटर्स को लीजिए, डेटर्स में से क्या करेंगे अपन, इनएलिजिबल डेटर्स, क्या होगा आपका इनएलिजिबल डेटर्स, क्वेश्चन में दिया रहेगा इनएलिजिबल डेटर्स, क्या मिल जाएगा आपको, एलिजिबल डेटर्स। अच्छा फिर एक मार्जिन का परसेंटेज दिया जाएगा, वो माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा डेटर्स। अच्छा स्टॉक को ऐड कर लीजिए, स्टॉक को ऐड कर लीजिए और डेटर्स को ऐड कर लीजिए, दोनों ऐड करोगे क्या हो जाएगी आपकी ड्राइंग पावर। अब क्योंकि इसका इलस्ट्रेशन कहाँ दिया है, मॉडल में दिया है, तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस भी कर दिया सीधा, पेज 12.34 मॉडल। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता है कहाँ लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन, 12.34 में। ये रहा, देखो स्टॉक है मेरे पास 1000 रुपए का, क्रेडिटर्स है 300 रुपए के, बिल्स पेबल एलसी वैसे हो 300 रुपए के, तो 600 रुपये माइनस कर दिया मैंने। तो स्टॉक कितने रुपए का है, 400 रुपए का है। वो लोग ने बोल रखा है 25 का मार्जिन है, तो 100 रुपये और माइनस कर दिया। तो कितना रुपए स्टॉक है मेरे पास, 300 रुपये का। आप कह रहे हो 1000 रुपये का स्टॉक है, पर बैंक बोला भैया माल बेच के तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा 300 रुपये का, लेटर ऑफ क्रेडिट है, कुछ बिल्स पेबल है वो पे करने पड़ेंगे 300 रुपये के, तो 600 रुपये चला गया उसमें से, बस 400 रुपये है। अब तुम्हारा जो मार्जिन है मैं उस पर क्यों तुमको लिमिट दूं, वो तो तुम्हारा प्रॉफिट है ना, 25 वो हटाओ, ठीक है। अब ये 25 फिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन में चेंज होता था, मतलब बैंक टू बैंक, पार्टी टू पार्टी चेंज होता था। तो एट द हमारे हिसाब से तुम्हारे पास 300 रुपये का स्टॉक है खाली बस। अच्छा डेटस, 1000 रुपये का डेटस है, 200 रुपये का कुछ इनएलिजिबल है, मतलब वो डेटस है ही नहीं तुम्हारे एक्चुअली, 800 रुपया बचा। हाँ मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा मार्जिन में 40% है, वो माइनस कर दिया, बचा कितना 480, तो 300 एंड 480 इज 780, तो 780 इज माई ड्रॉइंग पावर, 780 इज माई ड्रॉइंग पावर। इलस्ट्रेशन यहां दे रखा है, ठीक है। नाउ मई 22 में बच्चों एक क्वेश्चन आया था, ये है, एक यही क्वेश्चन है बच्चों, आपको कैलकुलेट करना है मेरे लिए। कंप्यूट द ड्रॉइंग पावर ऑफ कैश क्रेडिट ऑफ एस लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टॉक है 50,000 का, डेटर्स है 45,000 के, इंक्लूडिंग डेटर्स ऑफ 5,000 फॉर इनवॉइस डेटेड 17/11/21, ठीक है। तो ये इंक्लूडिंग द डेटर फॉर इनवॉइस डेटेड, ओके ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर 15,000 रुपये का है, सैंक्शन लिमिट 45,000 है, सैंक्शन लिमिट 45,000 है, मार्जिन ऑन स्टॉक 20% है, डेटर्स 50% है, डेटर्स ओल्डर देन 3 months आर इनएलिजिबल। तो ये लिखा हुआ है, निकालो मेरे को ड्राइंग पावर निकाल के दो, यू कैन यूज योर फोन, कैलकुलेट व्हाटएवर यू हैव।
आया? स्टॉक लिया 50,000 का, आप कह रहे स्टॉक है सर? अच्छा, 15,000 आपको माइनस करना पड़ेगा सर उसमें। कुछ अगर और होता है एक्सेप्ट वो माइनस करते अपन, ठीक है? तो यहाँ पर तो 15,000 ही माइनस करना है, 35,000। अच्छा, स्टॉक पे आपका मार्जिन कितना है? 20%, लेस 20%, 7,000, तो 28,000 का आपके पास हम कह रहे हैं स्टॉक है, स्टॉक है, ठीक है? डेटर्स 45,000 के डेटर्स है, इसमें से 5,000 के तो आपके इनएलिजिबल डेटर्स है, क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, तो बचता कितना है? 40,000। आप कह रहे हो तो मार्जिन 50% है डेटर्स पे, लेस 50%, 20,000 बचा, 20,000, 28 प्लस 20 कितना आएगा बच्चों? 48,000 इज माई ड्राइंग पावर। जितेश 45 कैसे, क्या गलती किया? 48 आएगा ना? हाँ एक मिनट का, तो 48 इज माई, रुक जा आ रहा हूं उसमें, 48 इज माई ड्राइंग पावर। बट बच्चों मेरा सैंक्शन लिमिट कितना है? 45, तो मैं मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकता हूं? 45,000, तो इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 45,000। भले ड्राइंग पावर आपकी 48 आ रही है पर सैंक्शन लिमिट कितनी है? 45, तो आपको 45 आप विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर में कि मेरी ड्राइंग पावर 48 है, बट बिकॉज माई सैंक्शन लिमिट इज 45, सो वी कैन विड्रॉ ओनली अप टू 45,000। समझा आपको? भाई साहब झूठ नहीं बोल रहा, एग्जाम का क्वेश्चन है, देख लो यार, 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में। समझा कैसा क्वेश्चन आता है? इजी, एक ही इलस्ट्रेशन अभी तक एक ही बार आया हुआ है, तो अभी जो 2-2 मार्क के एमसीक्यू है ना उसमें शायद कभी आ जाए, तो आपको पता है स्टॉक दिया होगा, माइनस कर दो, क्या सी लॉजिक लगाने का। हम लोग तो क्या बोलेंगे, कब तक कस्टमर है भाई, मेरे पास 1,000 रुपये का स्टॉक है, उसके हिसाब आप ओडी दो ना मुझे। मैं बोलता बैंक मुझे 90% ओडी देता है, तो सलाह मेरे को 90 रुपये मिल जाएगा, बट भैया मेरे पास अगर 100 रुपये का स्टॉक है, जिसमें से मेरे को क्या करने का, पहले क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा, कुछ बिल्स पेएबल है, कुछ एलसीएल से वो पे करना पड़ेगा, माइनस कर लो, ठीक है? तो नेट बचेगा। अच्छा उसमें कुछ मेरा मार्जिन भी ऐड होगा, राइट? वैल्यूएशन में तो मार्जिन भी ऐड होता है ना, वो भी माइनस करो, जो नेट फिगर आता है बैंक मुझे उस पर लिमिट देता है। सर डेटर्स में क्या होगा, कुछ इनएलिजिबल डेटर्स होंगे वो माइनस कर दो, अच्छा मेरा जो मार्जिन होगा वो माइनस कर दो, तो दोनों को जो ऐड करोगे स्टॉक और डेटर्स, वो आपका क्या मिल जाएगा? ड्राइंग पावर। हाउएवर दिस अमाउंट कैन नॉट एक्सीड सैंक्शन लिमिट, तो सैंक्शन लिमिट अगर कम है तो आप सैंक्शन लिमिट पे रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे वहां पर। क्लियर? बैंक ऑडिट का अपना ऑलमोस्ट 50-60% चैप्टर खत्म हो चुका है, आगे का कुछ पेंडिंग है, वो अपन ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, एम फॉर अ रैंक और 70+, whichever is earlier. Bye bye, take care. आ जाओ अभी। सो अभी अपन आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं बैंक ऑडिट का, क्या कहता है देखो। सो इट सेज accounts where there's an erosion in the value of security or fraud is committed by the borrowers. Erosion मतलब what do you mean by the word erosion? इरोजन मतलब गाइस क्या? Accounts where there is an erosion in the value of security or frauds committed by the borrowers. जैसे कोई लैंड था, लैंड में डिस्प्यूट हो गया, या उस लैंड को कोस्टल लैंड बोल दिया गया, वैल्यू कम हो गई उसकी, ठीक है? या फ्रॉड कमिट कर रखा है, तो क्या बोलता है देखो, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू फॉलो द स्टेज ऑफ असेट क्लास सिलेक्शन। अपना असेट क्लास सिलेक्शन क्या है? एनपीए, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस, वो कुछ नहीं करने का।
स्ट्रेट अवे क्या ट्रीट करना अपने को उसको, डाउटफुल एंड लॉस, जो भी अप्रोप्रिएट है। आप स्टेजेस फॉलो नहीं करोगे, स्ट्रेट अवे विल ट्रीट देम एज डाउटफुल और लॉस असेट। नाउ if the realizable value is less than 50%, you will classify the asset as doubtful. If the realizable value is less than 10%, you will classify it as loss asset, or it may be written off or fully provided by the bank, मतलब प्रोविजन कर दीजिए या फिर उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए। सो अगर लेस देन 50% है, यू विल ट्रीट देम एज डाउटफुल। 50 है कि 60 एक बार चेक कर लेते हैं। वन सेकेंड। 50 है। If the value is less than 50%, you will treat them as doubtful. If it is less than 10%, you will treat them as loss. तो क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो या फिर प्रोविजन क्रिएट कर दिया, प्रोविजन या फिर राइट ऑफ। ठीक है। देन नाउ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, एनएससीज, केवीपीज, आईवीपीज। एनएससी का मतलब होता है बेटा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, केवीपी का मतलब होता है किसान विकास पत्र, आईवीपी का मतलब होता है इंदिरा गांधी विकास पत्र। तो ये एकदम सिक्योर, 100% सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती है। सो क्या बोलता है, अगर अपन ने ये गिरवी रख के, मेरे पास एनएससी का सर्टिफिकेट था सरकार का जो 10 साल बाद रिडीम होने वाला था, मैं जाता हूँ, मैं बोलता कि सर मुझे आप इस पर लोन दे दीजिए। मैंने अगर पे नहीं किया, मैंने पे नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर आपने लोन लिया आपने पे नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। एडवांसेस अगेंस्ट अबव नीड नॉट बी कंसिडर्ड एज एनपीए। 90 दिन बीत गए, मैंने पे नहीं किया, स्टिल बैंक उसको एनपीए नहीं मानेगा, स्टिल बैंक उसको एनपीए नहीं मानेगा बच्चों, बैंक एनपीए नहीं मानेगा, बैंक एनपीए नहीं मानेगा, बैंक एनपीए नहीं मानेगा। प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट्स, एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अब क्या हो गया, 10,000 रुपये का उनको सर्टिफिकेट था, पर क्या हो गया, इंटरेस्ट विंटरेस्ट मार मार के हमको 8,000 हमको लोन दे रखा था लोग ने, बट इंटरेस्ट चार्जेस वार्जेस मार मार के क्या हो गया, वो 10,500 हो गया। अब एनपीए मानना पड़ेगा। अगर विद इन द वैल्यू है कोई टेंशन नहीं, अब उसको कभी एनपीए ट्रीट नहीं होगा क्योंकि एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। प्रोवाइड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। देन एडवांसेस, एक काम करो ना, इतने ये दोनों पढ़ो ना, वो अलग कॉन्सेप्ट है पूरा, क्योंकि ओ और पी पढ़ना है आपको, रीड कीजिए ओ और पी।
अब देखो, अब एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज। अरे एक मिनट ना, आ जाएगा। एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज। अब देखो, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी अभी, केरला में तो जनरली आती रहती है बाढ़। तो क्या होता है, अगर बैंकों ने लोन दे रखा है तो बाढ़ में क्या होता है, सब कुछ सारे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, आरबीआई हैज गिवन मेजर थ्रू सर्कुलर्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्निशन इश्यूज ड्यू टू इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय नेचुरल कैलामिटी। तो आरबीआई ने उसके लिए अलग अलग नॉर्म्स रखे। नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, 90 दिन पे नहीं हुआ एनपे कर दो, फिर सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बट एग्रीकल्चर क्या बोलता है, बैंक्स में डिसाइड देयर ओन रिलीफ मेजर्स। क्या कर सकते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म लोन था उसको आप क्या कन्वर्ट कर दीजिए, सर आप उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन दे रखा था एग्रीकल्चर एडवांस का, नेशनल कैलामिटी हो गया, आप उसको क्या कन्वर्ट कर दो, जो लॉन्ग टर्म कर लीजिए। ठीक है, तो वो एनपी नहीं माना जाएगा, आप उसको लॉन्ग टर्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर रीशेड्यूलमेंट कर दीजिए उसका पेमेंट का। ईएमआई फर्स्ट वीक में डेबिट होती थी, लास्ट वीक में कर दीजिए। एंड आप क्या कर सकते हो, नया फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन दे देंगे। तो नया फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन दिया, स्टिल हम उसको एनपी नहीं मानेंगे। हाँ, अब जो नया फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन दिया है नया, अगर वो बाउंस होता है तो फिर आप एनपी के नॉर्म्स लगाओगे। फिर इन सच केसेस द एनपी क्लासिफिकेशन शुड बी गवर्न बाय द रीशेड्यूल्डमेंट टर्म्स। तो अभी चलो बाढ़ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या कर दिया, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिया, या फिर जो पेमेंट शेड्यूल था वो हमने डिफर कर दिया, या हमने आपको क्या कहते हैं फ्रेश शॉर्ट टर्म कर दिया। तो अभी तक हम लोग एनपी नहीं मानेंगे आप क्या करो। बट जो नया लोन दिया ना, अगर उसमें आपने अगर डिफॉल्ट किया, सर नया डिफॉल्ट किया, अगर आपने नया लोन में भी डिफॉल्ट कर दिया, तो हम आपको एनपी के नाम से आगे एनपी ट्रीट कर लेंगे फिर आपको। ठीक है, सो दिस आर एडवांसेस, एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटी। तो नेचुरल कैलामिटी का स्पेसिफिक प्रोविजन है। फिर एडवांसेस टू स्टाफ। अब स्टाफ मतलब जैसे भी एचडीएफसी बैंक है। अब एचडीएफसी बैंक क्या करता है, सो एचडीएफसी बैंक में अज्यूम करो सरिता जॉब करती है, तो शी इज एन एम्प्लॉयर। एचडीएफसी बैंक कस्टमर्स को अलग अलग प्रकार के लोन देता है, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, अलग अलग लोन देता है। अब एचडीएफसी की एक पॉलिसी थी कि हम लोग शादी लोन देंगे। क्या देंगे, एक शादी लोन, तो हर एम्प्लॉय को जाएगा। तो सरिता ने सोचा कि मैं शादी करूंगी, उन्होंने लोन ले लिया 1 लाख रुपए का। तो उन्होंने जो ये लोन लिया ना 1 लाख रुपए का, ये कस्टमर के हिसाब से नहीं लिया, कस्टमर के पर्सपेक्ट से नहीं लिया। कौन से रिलेशन से लिया, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशन से। कौन से बच्चों, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशन से। अब सरिता को होम लोन भी चाहिए था, होम लोन भी चाहिए था, तो सरिता ने होम लोन भी लिया, पर ये किसके पर्सपेक्ट से लिया, ये उन्होंने कस्टमर के पर्सपेक्ट से लिया। जो शादी लोन लिया है बच्चों, जो शादी लोन लिया है वो कौन सा लिया है, एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। जो होम लोन लिया है वो कैसा, एज ए कस्टमर के पर्सपेक्ट से लिया हुआ है। अब देखो क्या बोलते हैं, नाउ इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ एडवांसेस एज अ बैंकर। जो मैंने आपको होम लोन का एग्जांपल दिया, तो बैंक उसको अपनी बुक्स में कहां दिखाएगा, अंडर एडवांसेस पोर्टफोलियो, एडवांसेस, क्योंकि एडवांस हो गया ना बैंक के पर्सपेक्ट से। तो एज एन एम्प्लॉयर जो बैंक लोन दिया, शादी वाला लोन, इट विल बी इंक्लूडेड इन द सब हेडिंग अदर, अंडर शेड्यूल ऑफ अदर असेट्स। तो शेड्यूल असेट्स, अदर असेट्स में, अदर्स में जाएगा वो। तो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। अगर ऐसा कस्टमर लोन दिया है तो एडवांस के पोर्टफोलियो में डालिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हिसाब से दिया है तो अदर्स में डालिए। ठीक है, अदर्स में। नाउ इन केस ऑफ हाउसिंग लोन एंड और एनी सिमिलर एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टाफ मेंबर्स, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, वहां पर क्या होता है, इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल। अभी अज्यूम करो 1 लाख का शादी का लोन था और इसमें 5% इंटरेस्ट था। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, 1,05,000 को वो लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते बाय नंबर ऑफ मंथ्स, एंड आपकी ईएमआई बन जाती है। पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में क्या बोलता है, वो पहले आपको खाली प्रिंसिपल पे करना है। आप इंटरेस्ट का पे करोगे, पहले जब आपका पूरा प्रिंसिपल पे हो जाएगा, आप उसके बाद इंटरेस्ट पे करेंगे। ये नॉर्मल पॉलिसी है हर बैंक की अपने एम्प्लॉय को लोन देने के लिए। तो क्या बोलता है, in case of housing loans and or any similar advances granted to staff members where the interest is payable after recovery of principal, such interest need not be considered as overdue from first quarter onwards. लॉजिकल है ना, सी पहले प्रिंसिपल रीपे होगा, बाद वाले सर इंटरेस्ट तो पे किया ही नहीं, मतलब डिफॉल्ट किया। नहीं नहीं नहीं, रूल ही वही है। जब पूरा प्रिंसिपल पे हो जाता है, जब इंटरेस्ट की बात, अगर इंटरेस्ट पे नहीं होता है तो वो डिफॉल्ट होगा, तो अपन एनपीए मानेंगे। Such loan will be treated as NPA only in the default in repayment of installment of principal, जो इनका वो है,
और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट. रिस्पेक्टिव ड्यू डेट कब आएगी? आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, आफ्टर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है. देन एग्रीकल्चर एडवांसेस. इंडिया एग्रो कंट्री है, तो अभी बैंक ने क्या दिया है? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के आपको लोन दिया ना. पहले लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है? द वेदर क्रॉप सीजन फॉर मोर देन 1 ईयर. जैसे आम है, आम को 1 साल लगता है बनने में, मोर देन 1 ईयर. शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, आई थिंक राइस पैडी 3-4 महीने में बन जाता है. वेदर क्रॉप सीजन इज फॉर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर. तो अगर अप टू 1 ईयर लगता है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बोलते हैं. लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप को अपन क्या बोलते हैं? मोर देन 1 ईयर. तो ये डेफिनेशन है लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन की. अब अपन ने एनपीए के लिए क्या बोला? 90 दिन बीत गए, लोन रीपे नहीं हुआ है, तो आप एनपीए ट्रीट कर लीजिए. बट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस it will be treated as NPA only if the installment of principal or interest remains overdue for 1 crop season. तो यहाँ पर 90 नहीं देखना है, 90 दिन नहीं देखना है. क्या देखना है अपने को? 1 crop season. NPA, it will be treated as NPA only if the installment of principal or interest remains overdue for 2 crop season. यहाँ पर 1 crop season, यहाँ पर 2 crop season. 90 दिन नहीं बोलना, यहाँ पर 1 crop season, 2 crop season. Now लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है? जो मोर देन 1 ईयर लगते बनाने के लिए. शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या होते हैं? जो लेस देन 1 ईयर में बन जाते हैं. ठीक है. तो यहां पर आपके अलग अलग नॉर्म्स जो एनपीए के वो यहां पर खत्म होते हैं. ठीक है. एक बार फटाफट ये पढ़ लीजिए. अपन ने पी तक पढ़े ना, क्यू से, QRS, हाँ QRS 3 ही है. रीड.
डन है। नाउ अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑडिट प्रोसीजर। तो यहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो ना बैंक ऑडिट का वो खत्म होता है गाइस। अब जो आएगा आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। देखो क्या है, अब ये सॉरी अभी जो आएगा आपका ऑडिट प्रोसीजर आएगा। हाउ एज एन ऑडिटर यू वुड वेरीफाई एडवांसेस। अभी मैंने आपको एडवांस मतलब जो बैंक ने लोन दे रखा होगा। सर द ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न विद ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट दी फॉलोइंग। देखो तो ये जो है ना, ये जो आंसर है ये अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नीचे लिखाऊंगा, मतलब वो पॉइंट नंबर 2 में बन कर आया था। कुछ नया आंसर नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। मैं बोला आपको अपन यूज कर सकते हैं वेरीफाई कैसे। सर यू कैन चेक द ऑडिटर शुड ऑब्टेन, क्या बोल रहे हैं देखो, द ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न अबाउट द एविडेंस, ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट द फॉलोइंग। क्या है वो, वी से वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स, अमाउंट बराबर है क्या। ई से क्या था हमारा, सर ई से था हमारा वेरीफाई में एग्जिस्टेंस, verifying that there are no unrecorded amounts of evidence, verifying that there are no recorded amounts of evidence, वो चेक कर लिया अपन, एग्जिस्टेंस चेक कर लिया। आर राइट, राइट कैसे चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, चेकिंग द लोन डॉक्यूमेंट, चेकिंग द लोन डॉक्यूमेंट। सो आई एम यूजिंग वेरीफाई ओनली लाइक लॉजिक्स। सर आई से क्या था, इज देयर एनी चार्ज, लोन वोन कुछ लिया है क्या। सर रिवाइजिंग द अप्रोप्रिएट पोजिशंस, सॉरी रिव्यूइंग द अप्रोप्रिएट पोजिशन टुवर्ड्स एडवांसेस हैव बीन मेड एज पर द आरबीआई नॉर्म्स। जो लोन वोन दे रखा है बराबर वो आरबीआई के हिसाब से है कि नहीं सर। सर एफ शेड्यूल 3 फॉलोड, मतलब रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, चेकिंग वेदर द एडवांसेस आर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड एज पर द रेलेवेंट स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो क्या है मेरा, वेरीफाई है, मोटा माटी वेरीफाई है आपका। सर वी से क्या था, अमाउंट था, वैल्यूएशन, वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स। ई से क्या था, एग्जिस्टेंस, हाउ डू यू चेक द एग्जिस्टेंस, चेकिंग वेदर देयर आर नो रिकॉर्डेड अमाउंट्स ऑफ एडवांसेस, अनरिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ एडवांसेस। आर राइट, राइट मतलब डॉक्यूमेंट एविडेंस, चेकिंग द लोन डॉक्यूमेंट्स। Is there any charge, checking whether the जो loans दे रखे हैं as per RBI norms or not. Schedule 3 whether the advances are properly disclosed, classified and described. फिर the auditor can obtain sight about the advances by studying and evaluation of ICS relating to advances and by same as ऊपर same as ऊपर, ये ABCD वापस से सेम आंसर है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एडवांसेस के प्रति अगर आपको एविडेंस इकट्ठा करना है तो क्या है बच्चों, वो वेरीफाई हुई है, वेरीफाई है। एग्जाम में यही आया था पॉइंट नंबर 2, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन एविडेंसेस अबाउट एडवांसेस बाय ABCDE, वो ABCDE लिखना था, मे बाय इसका क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ एज एन ऑडिटर यू वुड वेरीफाई ऑडिट ऑफ इनकम। इनकम बेटा बैंक के लिए इनकम क्या होगा, अभी बोलो बैंक के लिए इनकम क्या होगा, इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सारी चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए, देयर शुड बी नो अनरिकॉर्डेड इनकम। द ऑडिटर शुड चेक देयर इज नो अनरिकॉर्डेड इनकम एंड ऑल द इनकम इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर अकाउंट्स एंड इज एलोकेटेड टू द प्रॉपर पीरियड, टाइम वाइज, अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए सारी चीजें। फिर द ऑडिटर शुड सी दैट एनी इनकम, ये प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है, if it exceeds 1% of the total income of the bank calculated on gross basis, or if it exceeds 1% of the profit, यहाँ पर क्या 1% of total income, 1% of profit before taxes if calculated on net basis, net basis क्या करने का, it should be considered as per accrual basis on AS 9, accrual basis as per AS 9. If it is exceeding 1% on gross basis, 1% of net profit on net basis, तो अगर आपकी इनकम एक्सीड कर रही है, सभी फॉर एग्जाम्पल कमीशन है, कुछ प्रोसेसिंग फीस है, कुछ इंटरेस्ट है, 1% से एक्सीड कर रही है, कुछ नहीं करना आपको, अक्रूवल बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करना है एज पर AS 9। वापस से वही रिपीट कर रहा है, बैंक शुड रिकॉग्नाइज इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस। अच्छा बट अगर एनपीए, तो अपन ने एनपीए में बोला भाई आप अक्रूवल पे कर नहीं सकते हो सर, आप इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए बैंक शुड रिकॉग्नाइज द इनकम नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस बट ऑन कैश बेसिस, बेसिकली रिसीट बेसिस। तो वो जो पढ़ रखा है वही घुमा फिरा के बार बार बोलना अपने को। अच्छा ये पॉइंट नंबर 5 अपन किए थे, याद है आपको पॉइंट नंबर 5, advances against term deposits NSC IVP should be treated as, should not be treated as NPA। मगर अगर डिफॉल्ट कर दे तो भी आप NPA नहीं मानोगे, प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। क्या बोलोगे, प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। फिर यू शुड चेक द बिल्स फॉर कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी ऑन टेस्ट बेसिस, टेस्ट मतलब सैंपल बेसिस।
तो एलसी वेलसी जो है बिल्स कलेक्शन के लिए है जो बैंक घंटे, अब क्या करो टेस्ट बेस पे चेक कर लो। तो ये क्या क्वेश्चन है बेटा, तो पहला था मेरा एडवांसेस के लिए क्या चेक करूँ मैं, ये था मेरा इनकम के लिए क्या चेक करूँ मैं। चेक करो कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं है, सब कुछ बराबर एलोकेट होना चाहिए अप्रोप्रिएट पीरियड पर। सर चेक करो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है, अगर एक्सीड कर रहा है 1%, कोई भी इनकम कोई भी नेचर की इनकम अगर एक्सीड कर रही है 1% ऑफ टोटल इनकम ऑन ग्रॉस बेसिस, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन नेट बेसिस आफ्टर माइनसिंग आई मीन बिफोर टैक्सेस, तो आप क्या करोगे, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS 9। बैंक को हमेशा अक्रूवल बेसिस फॉलो करना चाहिए, NPA में हमेशा कैश बेसिस फॉलो करना चाहिए। अच्छा अगर आपने टर्म डिपॉजिट के सामने लोन वोन दे रखा है, NSC एक IBP के सामने दे रखा है, आप उसको NPA नहीं मानोगे, प्रोवाइड एडुकेट मार्जिन इज अवेलेबल। अच्छा बिल्स फॉर कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी का आपको उनको सैम्पल बेस पे चेक करना चाहिए। हो गया। देन रिवर्सल ऑफ इनकम, तो पहले अभी अपने 9 में इनकम चेक किया, अब यहां पर क्या है रिवर्सल ऑफ इनकम। क्या बोलता है, इफ एनी एडवांस बिकम्स NPA एट द ईयर एंड, बराबर। तो अपन तो अक्रूवल फॉलो कर रहे थे, अपन तो इनकम बुक कर लिया था पहले ही दिन ही, राइट। अपन तो हर महीने की पहली तारीख को इनकम बुक कर लेंगे ना। पर अगर अपन ने अगर वो अकाउंट NPA हो जाता है, क्या करोगे आप सर, या तो उसका प्रोविजन मारो या आप उसको रिवर्स करो। द एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम अकाउंट इन द पास्ट पीरियड, शुड बी रिवर्स मतलब रिवर्स कर दीजिए, और प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन कर दीजिए इफ द सेम इज नॉट रियलाइज्ड। एक सेकेंड, ये लाइन राइट है क्या बच्चों, दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस। गवर्नमेंट गारंटेड मतलब CGSG बोल, राइट है क्या ये चीज, कि अगर इंटरेस्ट इनकम है आपकी, आपने उसको अगर इनकम बुक कर लिया था पर अकाउंट NPA हो गया, तो आप उसको एक काम करिए, तो उसको रिवर्स कर दीजिए या उसका प्रोविजन कर दीजिए। दिस रूल विल ऑल्सो अप्लाई टू गवर्नमेंट गाइडेड एडवांसेस, व्हेन आई से गवर्नमेंट बोथ CGSG बोथ। बोलिए। राइट है ये लाइन यार। पर अपन ने एक बात किया था ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडेड एडवांसेस होती है, भले वो NPA हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गारंटी दे रखी है, सामने वाला अगर अकाउंट NPA हो गया मतलब 90 दिन में पेमेंट नहीं आई है, आप उसको स्टैंडर्ड एसिड ट्रीट करोगे, वो कहाँ फॉलो होता है, वो कहाँ फॉलो होता है। सर वो असेट क्लासिफिकेशन का नाम है। इनकम रिकॉग्निशन में तो दोनों, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, हम उसको क्या मान लेते हैं, NPA मान लेते हैं। खाली असेट क्लासिफिकेशन में वो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है तो हम उसको NPA नहीं मानेंगे, वी विल ट्रीट देम एज स्टिल स्टैंडर्ड असेट। समझा आपको, ये याद रहेगा भाई, बहुत बड़ा MCQ करेक्ट इनकरेक्ट है। असेट क्लासिफिकेशन के लिए हम उसको स्टैंडर्ड मानेंगे, बाकी हर जगह पर वो क्या हो जाएगा, NPA हो जाएगा, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ NPA जो भी फीस कमीशन चार्ज जो भी कुछ था, आप उसको भी क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, क्योंकि पैसा नहीं आया अभी। अच्छा बाई चांस रॉन्गली अगर अपन ने कर रखा है, इन केस ऑफ अ बैंक विच हैव रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड एनी इनकम इन द पास्ट शुड रिवर्स और मेक प्रोविजन, वही सेम पॉइंट है। तो पहले 2 पॉइंट थे हमारे NPA के लिए, क्या बोलते कोई रॉन्ग इनकम अगर अपन ने पकड़ ली थी, अपनी इनकम थी नहीं वो, आप उसको रिवर्स कर दीजिए या उसका प्रोविजन कर दीजिए। अच्छा इफ देर आर लार्ज डेबिट्स इन द इंटरेस्ट इनकम अकाउंट बट देर आर नो क्रेडिट्स, बैंक अपनी बुक्स में सामने वाला का अकाउंट है, चार्ज कर रहा है कि भाई इस महीने का इंटरेस्ट, इस महीने का इंटरेस्ट, इस महीने का इंटरेस्ट, पर सामने वाले ने कोई पेमेंट ही नहीं की है, द ऑडिटर शुड इंक्वायर विद द मैनेजमेंट एंड आस्क द मैनेजमेंट टू रिवर्स द सेम, क्योंकि अभी आप इसको इनकम बुक नहीं कर सकते ना, वही वापस से NPA वाले को रिपीट कर रही है। इसको वो स्पेसिफिकली बोल रहा है इंटरेस्ट इनकम में डेबिट 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 आ रहा है, पर कस्टमर पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो क्या कर देंगे अपन, उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ इनकम अलग से 4 मार्क का क्वेश्चन है। 11 हाउ एज एन ऑडिटर यू वुड वेरीफाई एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से आती है, एक आती है इंटरेस्ट इनकम और एक होती है सेल ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट इनकम कहाँ आ सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इट वुड बी कंसिडर्ड इन P&L। नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट शिल ऑल्सो बी टेकन टू P&L। एक सेकेंड, नॉर्मली इंटरेस्ट इनकम हर एक के लिए, लाइक नॉर्मल कंपनी के, नॉर्मल इंडिविजुअल के, अपन उसको P&L में लेके जाते हैं, पर आपको पता होगा ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अपन कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, तो अब उसको बैलेंस शीट में रिजर्व में लेके जाते हैं अपन। यहाँ पर दोनों में वो बोल रहे P&L है। इंटरेस्ट इनकम में समझ में आ गया क्योंकि रेवेन्यू नेचर होता है, P&L होएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे P&L में जाएगा, प्रॉफिट और लॉस,
वो कैसे पीएल में जा रहा है बच्चों, वो बताओ मेरे को। व्हाट्स द लॉजिक? करेक्ट। बैंक के लिए तो नॉर्मल बिजनेस है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट नहीं उनके लिए, ये उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसको हम लोग पीएल में लेके जाएंगे। तो ध्यान रखना एमसीक्यू, दोनों चीज पीएल में जाएगी, इंटरेस्ट इनकम भी, प्रॉफिट ऑन सेल, किसके लिए? बैंक के लिए। कहां जाएगी वो? पीएल में जाएगी। अच्छा, फिर एक एक्सेप्शन है डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम में क्या है? डिविडेंड इनकम फ्रॉम सब्सिडी जॉइंट वेंचर विद इन इंडिया अब्रॉड, वो पीएल में नहीं जाती है। एक्सेप्ट डिविडेंड इनकम फ्रॉम सब्सिडी जॉइंट वेंचर इन इंडिया अब्रॉड, वो पीएल में नहीं जाती। तो ये एक एक्सेप्शन, ये रूल है, ये अलग से याद करना होगा। देन 12, हाउ एज एन ऑर्डर, तो मैंने इनकम बात कर लिया, रिवर्सल ऑफ इनकम बात कर लिया, एडवांसेस बात कर लिया। हाउ एज एन ऑर्डर यू वुड वेरीफाई एक्सपेंसेस, हाउ एज एन ऑर्डर यू वुड वेरीफाई एक्सपेंसेस। अब क्या है? एक्सपेंस है बच्चों। बैंक के लिए एक्सपेंसेस क्या होगा? बैंक के पर्सपेक्टिव से बैंक के लिए एक्सपेंसेस क्या होगा? इंटरेस्ट देना। बैंक किस पे इंटरेस्ट आएगा? लोगों ने एफडी कर रखी होगी, उस पर इंटरेस्ट आएगा। लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उस पर इंटरेस्ट आएगा। लोगों के सेविंग्स अकाउंट होंगे, उस पर इंटरेस्ट आएगा, राइट? पता है वो कोटेक का अलग चलता है, वो फिर योलो अकाउंट, नो योनो एसबीआई का अलग है, 811 कोटेक का है, देखो अगर हमने 6% इंटरेस्ट। सो द ऑडिटर शुड चेक इज देयर एनी चेंज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट ड्यूरिंग द, क्योंकि अभी जनरली इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट जो एक्सपेंस होगा सब सेम होना चाहिए, अगर चेंज हुआ होगा तो भैया एक्सपेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द एवरेज बैलेंस एंड रिकम्प्यूट द सेम ऑन दी सैंपल बेसिस। अभी देखो एक बैंक के पास लाखों कस्टमर्स होते हैं, अब हर एक का तो इंटरेस्ट चेक नहीं कर सकता, सैंपल बेस पे चेक कर लेगा कितना बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस जो होता है उसी पे इंटरेस्ट मिलता है ना अपने को। आपने देखोगा जैसे अभी हमको एसबीआई देता है 6 महीने में, अप्रैल टू सितंबर एंड देन मार्च में क्रेडिट करता है। प्राइवेट बैंक क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करते हैं सेविंग्स पे, आपको भी आता होगा, आपने देखा होगा कभी। तो हर एक का तो ऑर्डर चेक नहीं करेगा, सैंपल बेसिस पे चेक करेगा। अच्छा, द ऑडिटर शुड एनालाइज मंथ ऑन मंथ एक्सपेंसेस एंड डॉक्यूमेंट द रीजंस फॉर वेरिएंसेस एज पर द बेंचमार्क स्टेटेड। He should compare the average rate of interest with the previous year figures and analyze any material differences। कि लास्ट से कितना इंटरेस्ट है, इस साल कितना इंटरेस्ट है, डिफरेंस है चेक करो, शायद रेट बढ़ गया होगा, शायद कस्टमर्स बढ़ गए होंगे इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट गई। He should see the entries for interest expense are automatically generated through a batch process in CBS system। CBS समझता है? Core banking system, core banking system। He should analyze the various types of deposit at the year end। तो ये एकदम आउचिंग वेरिफिकेशन का प्रोसेस अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, एक्सपेंस है ये आपका, ठीक है। देन 13 क्वेश्चन, व्हाट इनिशियल कंसिडरेशंस टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर इन केस ऑफ, बाय द स्टैट्यूटरी ऑर्डर इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक। तो क्या होगा? पेज नंबर 80 में मेन बुक में आंसर 4 नंबर 12 है, वो आपको रीड करना है, ये आपका होमवर्क है, खाली रीड करना है आपने को। इनिशियल कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर इन केस ऑफ अ बैंक, कि बैंक ऑडिट शुरू करने से पहले किन किन बातों का मेरे को ध्यान रखने का है, ठीक है। इनिशियल कंसिडरेशन, हिंट है इनिशियल कंसिडरेशन। नाउ हाउ एज एन ऑडिटर यू विल अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन केस ऑफ अ बैंक। अब बच्चों जब भी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आता है, रैप बोलते उसको, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या इंटरनल कंट्रोल की बातें आती है, हमेशा ध्यान रखना ये 5 बातों के थ्रू आप सिस्टम बनाते हो। 5 बातों के थ्रू कैसे सर? अज्यूम करो ये मेरा क्लासरूम है, तो जब भी कोई कंपनी आईसीएस बनाएगी, मतलब ये रैप फ्रेम करती है, इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब मेरा क्लासरूम है, यहां से चोरियां हो रही है, मैंने चोरियां होते देखा, मैंने रिस्क को क्या किया? असेस किया, मैंने सीसीटीवी लगवा दिया बच्चों क्लास में, कंट्रोल एक्टिविटीज। मैंने मेरे स्टाफ को क्या बोला? देखो कोई भी बच्चा लगे ना गड़बड़ वाला, उसका फ्रिस्किंग करना, पता है वो फ्रिस्किंग, अपन मॉल में जाते हैं, एयरपोर्ट में चेकिंग करते हैं, आपको मुझे फटाफट इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। मैं मोबाइल में घर पे बैठ के मस्त देख रहा हूँ पूरे सिस्टम को, उसको बोलते हैं अपन मॉनिटरिंग। तो जब भी ध्यान रखना, एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बैंक जनरली रिक्वायर्स अ कंसिस्टेंट ऑफ फॉलोइंग
फैक्टर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग आईसीएस या उसका फ्रेमवर्क। आईसीएस मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जब भी बनेगा इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे। क्लासरूम, कंट्रोल एनवायरमेंट। चोरियां हो रही है, रिस्क असेसमेंट। सीसीटीवी लगवा दिए, कंट्रोल एक्टिविटीज। अच्छा, अपन मोबाइल पे बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। तो बच्चों ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। इसकी 1 लाइन आपको लिखनी है। रेफर ई पेज 82 मेन बुक। हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट, हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन what other reports the auditor will rely on while doing bank audit? What other reports the auditor will rely on while doing bank audit? किन और रिपोर्ट का वो ध्यान रख सकते हैं सर? लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है कुछ, आरबीआई का लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो सकता है कुछ सर, बैंक ऑफिशियल्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इंटरनल कॉन्करेंट की ऑडिट रिपोर्ट होगी वो ले लीजिए सर, रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज वो देख लीजिए, देन एनी अदर कोई इंटरनल रिपोर्ट है वो देख लीजिए सर, एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो ये अलग से 3 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। स्टार्ट ऑर्डर जब रिपोर्ट बनाता है बैंक ऑडिट करते वक्त, तो और किन रिपोर्ट को देखेगा? लास्ट ईयर की रिपोर्ट देखेगा, आरबीआई की कोई लेटेस्ट रिपोर्ट आई होगी, बैंक की कोई ऑफिशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी, बैंक मतलब आरबीआई, इंटरनल कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट होगी, कोई वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज की रिपोर्ट होगी, कोई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट होगी, कोई इंटरनल ऑर्डर की रिपोर्ट होगी, वो जाके देख लीजिए, खत्म। सो जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है बच्चों 15 है, 13 है, 15, 13, रिवर्सल ऑफ इनकम एंड एडवांसेस, समझा? चैप्टर इज ओवर। एक बार फटाफट रीड कर लीजिए अभी, तो क्या दिमाग में बैठ जाएगा। देन वी डू मॉडल क्वेश्चंस। रीड।
खत्म, बैंक ऑडिट फिनिश। Can you answer this for me? Card Limited is into the banking business and handles large amount of loans and advances of different kinds. NPAs are on the rise last 2 quarters. The management is concerned with correct provision for the same. अब ध्यान उसने क्या पूछ रहा है? CAR is appointed to check whether correct provisioning of NPA is being made by the bank or not. What are the aspects that will be verified by CAR for this purpose? क्या लिखोगे? Give me 1 or 2 points. What will you write here? बोलो। क्या वेरीफाई करना चाहिए एनपीए के लिए अपने को? सर इनकम फ्रॉम एनपीए नहीं, अच्छा सर ये तो खाली एनपीए का है ना, तो एनपीए अपन हमेशा बोरोवर वाइज देखते हैं, सॉरी हाँ नॉट फैसिलिटी वाइज। अच्छा फिर वो अगर ड्यूरिंग द ईयर एनपीए था पर ईयर एंड पे अगर ठीक हो गया है तो अब उसको एनपीए ट्रीट नहीं करोगे। एनपीए सब जो भी एनपीए की वजह सब लिख देने का। एग्रीकल्चर एडवांसेस है तो अगर नॉर्मली आउटस्टैंडिंग फॉर 90 डेज होता है तो अपन उसको अनपेड कर लेते हैं, पर एग्रीकल्चर एडवांसेस में क्या बोलोगे? अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 क्रॉप सीजन, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 क्रॉप सीजन। सर नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पे अगर अपन ने नया लोन दिया है उनको तो जो एनपीए के नॉर्म्स है वो एज पर द रीपेमेंट न्यू रीपेमेंट शेड्यूल जो है उसके हिसाब से होगा। एडवांसेस अगेन एनएससी केवीपीज आईवीपीज हम उसको एनपीए नहीं मानेंगे प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट गाइडेड एडवांसेस है तो अगर इनकम रिकग्निशन है आप उसको एनपीए ट्रीट कर लोगे, बट फॉर असेट क्लासिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को आप एनपीए नहीं मानोगे। तो जितनी भी बातें अपने बच्चों एनपीए की सीखी ना अभी तक इसमें सब लिख देने का अपने को, जितनी भी बातें अपने एनपीए की सीखी ना सब अपने को यहाँ पर लिख देने का, राइट। जैसे एग्रीकल्चर एडवांसेस की बातें हो गई, स्टाफ की एडवांसेस की बातें लिखने वो आप लिख सकते हो। एग्रीकल्चर एडवांसेस फॉर नेचुरल क्लाइमेटी वो हो गया आपका आंसर। फिर एनएससी केवीपी के आंसर्स हो गए आपके। फिर फ्रॉड कमिट हुआ तो फ्रॉड वाला भी लिख सकते हो कि स्टेट अवे आप उसको लॉस मान लीजिए या डाउटफुल, अगर लेस देन 50% है अभी वैल्यू तो डाउटफुल है, अगर लेस देन 10 है तो फिर लॉस असेट। हो गया आंसर। गवर्नमेंट वाला बता दीजिए। समझा आपको क्या लिखना था आंसर में? 4 मार्क का पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन। 88 में से गाइस 55 लास्ट कल तक था, 4 मार्क और हो गया, 59 खत्म हो गया। कूल है। आ जाओ मॉडल के करेक्ट इनकरेक्ट करा दे तो आपको हाथ के हाथ। कुछ 3 क्वेश्चन है 1 2 4 होंगे शायद, वो अपने को मैंने मार्क कर दिए, वो नोट्स में लिखे हुए, वो आपको मॉडल से रीड करने हैं। 9 करेक्ट इनकरेक्ट मैं आपको करा देता हूँ, आराम से पढ़ना। RBI has been entrusted with the responsibility of regulating the activities of commercial banks only. बोलो। करेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट क्यों सर? सब प्राइवेट बैंक भी है, नेशनलाइज बैंक भी है, कोऑपरेटिव बैंक भी, सबका देखेगा वो। इनकरेक्ट 2। In the computerized environment, the auditor need not be familiar with the latest applicable RBI guidelines that have been bearing on the classification, provision, income recognition. He should not be familiar. बोलो। Incorrect sir. He should be familiar. ना पता होगा तभी तो होगा। Changes होती रहती है गाइडलाइंस तो आपको पता होना चाहिए। Third, the auditor can assume that the system generated information is correct and relied upon without evidence that demonstrate the system driven information is based on the validation of the required parameters for the timing in force and applicable. सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बराबर है और कुछ चेक नहीं करेगा, सीधा रिलाई कर लेने का। बोलो। इनकरेक्ट सर, आपको रिलाई करना पड़ेगा, आपको चेक तो करना पड़ेगा ना, ऑडिट प्रोसेस तो करने पड़ेंगे ना। सिस्टम से इन्फॉर्मेशन ठीक है बट आपने को चेक तो करना पड़ेगा। हाँ। 4th टफ है ये। Collateral security
refers to the security offered by the borrower for bank finance or the one against which the credit has been extended by the bank. बोलो collateral. Tough है. Asavri says incorrect. Why Asavri? Can you give me the reason? कौन सी सिक्योरिटी है? कोलैटरल इज एडिशनल, ये प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया, आपकी प्रिंसिपल सिक्योरिटी हो गई. करेक्ट. फिफ्थ, registered mortgage is effected by mere delivery of deeds or other document title with intent to create security. रजिस्टर्ड मॉर्गेज में अपन खाली जाके डिलीवरी कर देते. बोलो सर. इनकरेक्ट. रजिस्टर्ड मॉर्गेज में रजिस्टर होता है, तो ये क्या इक्विटेबल मॉर्गेज है. सिक्स्थ, आराम से पढ़ना, ये भी टफ है, ट्रिकी है. इक्विटेबल, इक्विटी नहीं, इक्विटेबल मॉर्गेज है वो, ठीक है. एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवर ड्यू इफ इट इज नॉट पेड विद इन 90 days ऑफ बिकमिंग ओवर ड्यू और बिकमिंग ड्यू. बोलो क्या ये ओवर ड्यू की डेफिनेशन है? सर इनकरेक्ट है. मैंने आपको सिखाया था, एक भी दिन का अगर ड्यू डेट आता है, ड्यू डेट पे पे नहीं हुआ तो वो ओवर ड्यू है. मोर देन 90 days पे तो क्या हो जाएगा सर? एनपीए हो जाता है. करेक्ट. इवन इफ इट इज डिफॉल्ट ऑफ 1 day इट इज ओवर ड्यू. आराम से. An account should be treated as out of order if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanction limit or drawing power. क्या उसको हम out of order मानते हैं? 3 ग्राउंड से. करेक्ट. सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर से ज़्यादा है, या विद इन द लिमिट्स है सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर, बट क्रेडिट्स नहीं है, या क्रेडिट्स आया है पर वो इंटरेस्ट मीट नहीं कर पा रहा है, राइट, तो उसको हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर है. अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर तो वो एनपीए है. फिर 8th, बैंक रिकॉग्नाइज इनकम ऑन दी एनपीए ऑन अक्रूवल बेसिस. सर कैश बेसिस पे होती है. Oh, auditor of a nationalized bank is to be appointed at the AGM of the shareholders. RBI through board of directors. RBI through board of directors. Incorrect. Incorrect. 6th incorrect. 7th correct. 8th incorrect. 9th incorrect. An approval of RBI is required before the appointment. हो गया, खत्म. 3 क्वेश्चन है, मैंने नोट्स में मार्क करके वो आपको मॉड्यूल से रीड करने खाली. पूरा बैंक ऑडिट खत्म हो गया आपका. एक और चैप्टर गाइस खत्म. बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर रैंक और 70+ which is earlier.